हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को आसानी से रिकॉर्ड कर पाते हैं और रिपोर्ट कर पाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जिनको हम लोग एजम्पशंस भी कहते हैं, ठीक है, और सेकंड है आपका कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली हमारा ICAI जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, AS1 में डिफाइन करता है बेसिकली 3 टाइप्स के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला आपका होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो दूसरा होता है आपका वो होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ओके, एंड और तीसरा जो आपका होता है वो होता है आपका एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिकली जो AS1 में डिफाइंड होते हैं, ICAI ने डिफाइन इसको किया हुआ है। इसके अलावा और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी पहले हम इन तीनों को समझते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है और एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सारे जो हो गए ये आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने बता दिया कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं आपके, ठीक है। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है। बिना इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के कोई भी एंटरप्राइज अपना बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकता। तो ये कह सकते हैं आपका बेसिकली दिस आर द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग से। पहला कॉन्सेप्ट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो ये मान के चलते हो कि उसे आप आने वाले 1-2 साल में बंद नहीं करोगे, बल्कि आप ये मान के चलते हो कि बिजनेस आपका बहुत लंबे पीरियड तक चलेगा। तो यही हमारा होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसी के बेसिस से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर हम लोग मशीन खरीदते हैं तो उसके हम लोग एक्सपेंस नहीं मानते, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो मशीन है हमें आने वाले कई सालों तक क्या करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है कि हमारा जो फिक्स असेट होता है, फिक्स असेट यानी लैंड, मशीनरी, ये सब जो हो गए, ये हमारे ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है और उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। और इसी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के साथ एक बिजनेस एंटरप्राइज दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आता है। वो उनके बॉन्ड्स खरीदता है, ठीक है, उनके डिबेंचर्स खरीदता है या लॉन्ग टर्म लोन भी ग्रांट किए जाते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो भी अकाउंटिंग मेथड आप अप्लाई कर रहे हो उसे आप चेंज नहीं करोगे, वो आपके आने वाले टाइम तक सेम रहेगा। अगर आप मेथड चेंज करोगे तो जो आपका डेटा रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज आएगा। तो कंसिस्टेंसी ये बताता है कि सेम प्रिंसिपल, सेम मेथड जो आप यूज कर रहे हैं उसी को यूज करेंगे, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। हर साल एक सर्टेन अमाउंट आपके फिक्स एसेट से कम होते जाता है, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड है, SLM है, रिटन डाउन मेथड है, ठीक है, एन्युटी मेथड है, ऐसे कई सारे मेथड्स हैं। अब आप एक साल SLM लगा रहे हो, दूसरे साल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा रहे हो, तो इससे आपका क्या होगा कि जो भी आप बैलेंस शीट बनाओगे या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें दिक्कतें आने लगेंगी। तो कंसिस्टेंसी ये बताता है कि सेम मेथड शुड बी फॉलोड। तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रोप्रिएट बनाता है।
ये कैश बेसिस पे काम नहीं करता। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड करेंगे जब आप सेल करेंगे। इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। यानी आप कोई भी क्रेडिट सेल करोगे, आपको कैश भले से नेक्स्ट मंथ में मिले या जब भी मिले, आप रेवेन्यू को ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करोगे। यानी जब आप सेल कर रहे हो तभी आप रेवेन्यू मान लो कि आपको इनकम मिल गई है, भले से कैश आपको कुछ टाइम के बाद मिले। उसी तरह ये एक्सपेंस पे भी काम करता है। भले से आपका जो करंट पीरियड का जो एक्सपेंस आपने पे नहीं किया है, नेक्स्ट मंथ पे करोगे, लेकिन आप उसको अपने बैलेंस शीट में उसको दिखाओगे। फॉर एग्जांपल स्कूल फीस आप देते हो, अब फॉर एग्जांपल जुलाई की फीस आप अगस्त या सितंबर में पे करते हो, पे तो आप पूरे मंथ की करोगे, लेकिन स्कूल क्या करेगा, अपनी बैलेंस शीट जो वो बनाएगा तो वो हर मंथ की इनकम दिखाएगा कि हाँ हमको हर क्लास से हर बच्चे से कितनी फीस रिसीव हो रही है। भले से जुलाई की फीस उस स्कूल को अगस्त में मिल रही है, लेकिन वो अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा कि हाँ जुलाई में उसका इतना इनकम जनरेट हुआ। उसी तरह एक्सपेंस होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हर महीने आपको पे करना पड़ता है, लेकिन बाय चांस आप किसी मंथ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल इस महीने का पे नहीं कर पाए, आप नेक्स्ट मंथ में आप उसको पे करते हो, लेकिन आप उसको अपने बैलेंस शीट में क्या करोगे कि हर महीने का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो खर्चा था इतना आता था, तो आप उसको क्या करोगे अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू या एक्सपेंस, अगर रेवेन्यू को अगर आप देखते हो तो रेवेन्यू तभी आप रियलाइज कर लोगे जब आप सेल कर दोगे, कैश मिले या ना मिले। उसी तरह एक्सपेंस को आप उसी महीने रिकॉर्ड करोगे, भले से आप उसका पेमेंट करो या ना करो, क्योंकि ये क्या करता है यूनिफॉर्म सेटअप तैयार करता है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। ठीक है, इससे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एक्यूरेट होता है और एप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये है रामू। ठीक, अब रामू ने श्याम को 10,000 का सामान क्रेडिट पे बेच दिया। अब श्याम उसको क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद रामू को पेमेंट करेगा, लेकिन रामू अपनी बैलेंस शीट में क्या करेगा, जिस डेट को वो सेल कर रहा है उसी डेट को वो क्या करेगा, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा, भले से उसको कैश उसी दिन मिले या नेक्स्ट मंथ मिले। ठीक, उसी तरह अगर इसका एक्सपेंस देख ले कि श्यामू को अपनी दुकान का किराया 2,000 रुपए हर महीने देना है, वो जुलाई का जो किराया होता है अगस्त में देता है, तो वो क्या करेगा रामू अपनी बैलेंस शीट में जुलाई का भी खर्चा दिखाएगा और अगस्त का भी खर्चा दिखाएगा। अब ऐसा तो है कि उसने जुलाई में पेमेंट नहीं किया है तो अगस्त में पेमेंट करेगा, तो सिर्फ अगस्त में दिखाएगा, पेमेंट तो दोनों महीने का कर रहा है ना। तो रामू क्या करेगा कि जिस भी मंथ का खर्चा है उसको रिकॉर्ड करेगा, भले से उसका वो पेमेंट उसी महीने में कर रहा है या नेक्स्ट मंथ में कर रहा है। क्लियर है। चौथा है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो जो पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो जाती है, और इसी बेसिस पे बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन के लगाए हुए पैसे पे इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सभी अंबानी को जानते हैं। ठीक, अब अंबानी जो है, मुकेश अंबानी जियो कंपनी के ओनर हैं, लेकिन अकाउंटिंग में आप क्या करेंगे कि मुकेश अंबानी और जियो कंपनी दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, और जब आप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप किसके अकाउंटेंट होंगे, जियो कंपनी के, न कि अंबानी के। ठीक है, यही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से जितने भी बिजनेसमैन के प्राइवेट खर्चे होते हैं, पर्सनल खर्चे होते हैं, जैसा अभी आपने देखा कि प्री वेडिंग के खर्चे 1,000 करोड़ रुपए का भी मुकेश अंबानी अपने बच्चे के किए, तो ये 1,000 करोड़ का खर्चा जियो कंपनी नहीं पे करेगी। वो खर्चा कौन पे कर रहा है, ये उनका पर्सनल एक्सपेंस है, उससे जियो कंपनी का लेना देना नहीं है। तो ये 1,000 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो अंबानी देंगे, ना कि जियो कंपनी देगी। ठीक, तो जैसे और मुकेश अंबानी का जितना पैसा जियो कंपनी में इन्वेस्ट है, उतने पूरे हजारों लाखों करोड़ रुपए का जो कैपिटल इन्वेस्ट है उस पे जियो कंपनी क्या करती है, मुकेश अंबानी को इंटरेस्ट पे करती है। और सिमिलरली, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेसमैन बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक क्रेडिटर हो गया। इसी वजह से बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता है। सिमिलरली अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसे हम ड्रॉइंग कहेंगे।
जिसके बदले में बिजनेसमैन को बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जो आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। ओके, और इसी की बेसिस पे बिजनेसमैन के पर्सनल खर्चे हो गए, पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, प्रीमाइसेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, कार्स हो गई, ये सारे बिजनेस से क्या होते हैं, सेपरेट दिखाए जाते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट आपका है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में जिनको हम पैसे के टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, विच हैव मॉनेटरी वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में, मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज को हम अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। लेकिन उस झगड़े की वजह से अगर उस दिन का कोई प्रोडक्शन रुक जाता है या कोई सेल रुक जाती है, ठीक है, कुछ पैसे आप अर्न कर सकते थे वो आप नहीं अर्न कर पाते, यानी आपको लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे अगर स्ट्राइक हो गया, आए दिन आप देखते हो धरना प्रदर्शन लोग करते हैं अपने बॉस से इंक्रीमेंट के लिए, बोनस के लिए, तो जो भी स्ट्राइक होगी उसको अकाउंट्स क्या करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन उस स्ट्राइक की वजह से होने वाले जो भी नुकसान होंगे उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिनका मॉनेटरी वैल्यू है, जिनको हम पैसे के टर्म में नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कुछ चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है जो कि बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड टैलेंटेड एम्प्लॉय है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो उसके टैलेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम कितना सैलरी दे रहे हैं हम ये रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस क्या करता है, उनके क्वांटिटेटिव जो भी एक्सपेक्ट होता है जिसको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, केवल उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम कहें कि आपके पास 10 गाड़ियां हैं, एक बिल्डिंग है, एक मशीन है, ठीक है, तो इसका कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं कहूं आपके पास 1 करोड़ की 10 गाड़ियां हैं, आपके पास 50 लाख की बिल्डिंग है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि आप उसके साथ एक मनी वैल्यू भी ऐड कर रहे हो। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिनको हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के जैसा ही होता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जनरली इसका जो पैमाना रखा गया है 1 साल, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का एक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, मतलब उसकी कोई एंड लाइफ आप मान करके नहीं चलते हो। लेकिन एक्चुअल बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो साल के आखिरी में ही पता लगता है। ठीक है, जब बिजनेस खत्म होगा तब पता लगता है। तो लेकिन आप तो बिजनेस खत्म नहीं होगा यही मान करके चल रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका बिजनेस हर साल बढ़ता रहे, चलता रहे, और सभी ऐसा करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा जो एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का, वो 1 ईयर होता है, विच इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हर एक साल के अंत में आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस डेट को जो आप मशीन खरीद रहे हो, ठीक है, उसी वैल्यू को आप क्या करोगे, अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो अगर मैंने कहा आपने 10 लाख की मशीन ली, उस मशीन को बैठाने का इंस्टॉलेशन चार्ज 1 लाख रुपए लग रहा है, उस मशीन को अपने फर्म में लगवाने का खर्चा 10,000 रुपए और लग रहे हैं, टोटल उसकी वैल्यू हो गई 11,10,000। तो इस 11,10,000 की टोटल वैल्यू को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे और उसी डेट पे रिकॉर्ड करोगे। आने वाले टाइम तक आप बैलेंस शीट पे उसकी वैल्यू उतनी ही दिखाओगे और उसके साथ आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट को इसके साथ दिखाते चलोगे। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिस डेट को जितने अमाउंट का आप मशीन परचेस करते हो, तो उसी वैल्यू को आप क्या करोगे, अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो आपकी रेगुलर इनकम होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है,
बिजनेस ऑपरेशन की वजह से जो आपको इनकम जनरेट होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप सेल्स करते हो, यानी जब आप गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, अपनी सर्विस रेंडर करते हो, ठीक है, तो आप उसी वक्त मान लेते हो कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको 1 जनवरी को 20,000 रुपए के गुड्स का ऑर्डर मिला, ठीक है, और आप क्या करते हो, 30 मार्च को इस गुड्स को क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, या डिलीवर कर देते हो अपनी जो भी पार्टी थी, और आपको पेमेंट मिलता है 1 अगस्त को, ठीक है, तो आप किस डेट को आप दिखाओगे आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ? आपने 1 जनवरी को ऑर्डर पाया, ठीक है, 30 मार्च को आपने गुड डिलीवर कर दिया, और आपको जो कैश मिल रहा है वो मिल रहा है कब? 1 अगस्त को। तो आप किस डेट को रिकॉर्ड करोगे आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ? आप दिखाओगे 30 मार्च को, ठीक है, जिस डेट को आपका गुड्स डिलीवर हो रहा है, आप गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, उस डेट को आप दिखाओगे कि आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट है एक्रूवल बेसिस का, उसको थोड़ा सा और रिफाइन करता है, ठीक है, और इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी क्रेडिट सेल होते हैं, जितने भी क्रेडिट सेल होते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी उधार 10,000 का माल बेचा, 20,000 का या 10 लाख का बेचा, तो जितने क्रेडिट सेल होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। और जितने भी एडवांस हमको मिलते हैं, जितने भी एडवांस मिलते हैं अगेंस्ट से, उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर जैसे आपको मान लीजिए 20,000 का ऑर्डर मिला था, इस एग्जांपल में 20,000 का मैं ऑर्डर मिला है, उसने क्या किया कि 5,000 रुपए में क्या करते हैं, एडवांस दे दिए, तो हम इस 5,000 रुपए को 1 जनवरी को नहीं दिखाएंगे, हम गुड्स उसको डिलीवर कब कर रहे हैं, 30 मार्च को, ठीक है, तो हम 30 मार्च को पूरा 20,000 रुपए दिखाएंगे, भले से वो बचा हुआ 15,000 आपको 1 अगस्त को देगा। तो जिस डेट को आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो या सर्विस रेंडर कर रहे हो, उसी डेट को आप दिखाओगे कि आपको रेवेन्यू जनरेट हो गया, भले से कैश आपको मिले या ना मिले। ओके, नेक्स्ट है आपका ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट 2 जगह होगा। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर मैं इस बेंच को, इस बोर्ड को अगर मैं प्रेस कर रहा हूं, तो जितना प्रेशर मैं लगा रहा हूं उतना ही प्रेशर ये मेरे पे लगा रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या होता है कि हमारा जो ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 जगह इंपैक्ट डालेगा, यानी अगर एक ट्रांजैक्शन से डेबिट हो रहा है तो साइमल्टेनियसली दूसरी जगह क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। 2 या 2 से ज्यादा क्या करेगा, वो अपना इंपैक्ट डालेगा, तो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, अकाउंट्स के 2 साइड होते हैं, ठीक है। और इसी ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा जो एक इक्वेशन बना है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये हमारे नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ये बताता है कि जिस साल का जो खर्चा है उसे उसी साल दिखाएंगे, और जिस सोर्स से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितना खर्चा आ रहा है उसको उसके साथ दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन ड्यू का आप ऐड देखते हैं, ऋतिक बाबा इस ऐड को करते हैं, आप ऋतिक बाबा को आपने क्या किया, 5 करोड़ रुपए आपने 5 साल तक के लिए दे दिए कि 5 साल तक क्या होगा, माउंटेन ड्यू का ये ऐड करेंगे, लेकिन आपने 5 करोड़ का पेमेंट इसी साल कर दिया 2024 में, लेकिन अब उसको आप बैलेंस शीट में अपने कैसे दिखाओगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस साल आपको जितना फायदा हो रहा है, ठीक है, जितना बेनिफिट हो रहा है, तो उस साल उस बेनिफिट को अर्न करने पे जितना खर्चा लगा केवल उतना ही रिकॉर्ड करोगे। एक्स्ट्रा जितना भी आप एडवांस पेमेंट किए हो वो नेक्स्ट ईयर दिखाओगे। तो आपके 5 साल के लिए 5 करोड़ रुपए दिए, तो इस साल 1 करोड़ दिखाओगे, 4 करोड़ आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, वो आपके पीएल अकाउंट में जाएगा, जो हम लोग आगे के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगेन सेकेंड ईयर आएगा तो उस साल फिर 1 करोड़ दिखाओगे, बचे हुए 3 करोड़ को आप अगले साल क्या कर दोगे, फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस साल का होने वाला जो खर्चा है उसको उसी साल दिखाओगे, सिमिलरली जिस साल का होने वाला जो इनकम है, ठीक है, उसको उसी साल दिखाओगे, ना कि नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में। कॉन्सेप्ट
और कन्वेंशन ये दोनों अलग अलग है। कॉन्सेप्ट का एक लीगल पोजीशन होता है जो आपको फॉलो करने होते हैं, इसका कोई लीगल पोजीशन नहीं होता। ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, एक जनरल एग्रीमेंट से इस कन्वेंशन को हम लोग क्या करते लेकर के चलते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, तीन है। पहला आपका आता है प्रूडेंस या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये बताता है कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी प्रॉफिट हैं उनको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक कि वो हो ना जाए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉस हैं उनको आप रिकॉर्ड करोगे। इस वजह से हर बिजनेसमैन, इवन आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप क्या करते हो उसको अप्लाई करते हो। आप 5 लोग हो, पार्टी करने जा रहे हो, आपने डिसाइड किया कि 5 लोग हैं, हर एक पे 1000 का खर्चा है, तो क्या सिर्फ आप 5000 लेकर के जाओगे? आप 2000 एक्स्ट्रा लेकर के जाओगे, 7000 लेकर के जाओगे। भले से वो 7000 खर्चा ना हो, 5000 खर्चा हो, लेकिन आप हमेशा खर्चे को आप क्या करते हो, बढ़ा करके दिखाते हो। तो जितना अमाउंट आप बढ़ा रहे हो उसको अकाउंटिंग में हम लोग बोलते हैं रिजर्व। उसी तरह बिजनेस में आए दिन हम लोग जैसे क्रेडिट सेल करते हैं, उधार में हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। अब क्योंकि अगर नगद बेसिस पे हम लोग करेंगे, कैश बेसिस पे करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। लेकिन इसी वजह से हर बिजनेसमैन क्या करता है, उधार पे भी सेल करता है। तो अगर आप उधार पे सेल कर रहे हो तो आप जानते हो कुछ पैसा डूब भी सकता है आपका, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, रिजर्व बनाते हो। किसी पार्टी को आपने 1 लाख रुपए का सामान दे दिया, अब वो पार्टी पेमेंट करने में डिले कर रही है, तो आप मान के चलते हो आप क्या करोगे, 10,000, 15,000 या 20,000 तक का रिजर्व बनाओगे कि अगर पूरा पैसा नहीं, हमको 80,000 तो मिल सकता है, ठीक है। पूरा मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो आप 80,000 तक का एक्सपेक्ट कर रहे हो, 20,000 का आपने क्या कर लिया कि रिजर्व बना लिया, जिसको अकाउंट से हम लोग क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट अलग से बनाते हैं। तो कंजर्वेटिज्म यही बताता है कि जितने भी ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड, फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉस हैं उनको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। बट ऑल एंटीसिपेटेड प्रॉफिट आर नॉट रिकॉर्डेड टिल दे गेट, जब तक कि आपको प्रॉफिट ना हो जाए तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। दूसरा होता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, फॉर एग्जांपल अगर आपको जियो कंपनी के शेयर खरीदने, बिरला के शेयर खरीदने या टाटा के शेयर्स खरीदने हैं, आपको इन कंपनियों के शेयर्स खरीदने हैं, तो आप क्या देख करके इनके शेयर में आप पैसा लगाओगे, ठीक है। या अगर आपको खुद की कंपनी के शेयर बेचवाने हैं तो सामने वाली पार्टी क्या देख करके आपकी कंपनी में पैसा लगाएगी, वो आपका देखेगी बैलेंस शीट कि आपकी कंपनी मुनाफे में है या घाटे में है, आपका जो रिटर्न है वो कैसा है, प्रॉफिट कितना आप जनरेट कर रहे हो, कितना बोनस, कितना डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हो। तो ये पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको कैसे पता चलेगा, तो यही कन्वेंशन क्या कहता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होते हैं वो आपको डिस्क्लोज करने, यानी पब्लिकली साझा करने। आप अभी बैठे बैठे जियो कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हो कि उनका कितने अमाउंट का एसेट है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। बैठे बैठे किसी भी कंपनी का, किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस का बैलेंस शीट देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई आपको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो फुल डिस्क्लोजर यही कहता है कि ऑल द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द बिजनेस शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक, ठीक। और लास्ट है आपका मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको साझा करनी है, फालतू के रेकलेस इंफॉर्मेशन ये आपको पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करने रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, ठीक है, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आते हैं, और इन्हीं को फॉलो करके आप अकाउंट्स के बेसिक चीजों को आप अच्छे से समझ पाओगे। यही कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन क्या करते हैं, हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे फॉलो करना है, उसमें ये क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।